नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। एक बार फिर महाराष्ट्र में राजनीति भी गर्मा गई और सत्ता संघर्ष भी गर्मा गया है। हम सब जानते हैं कि कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो विधिमंडल है, का जो गठ है, उस विधिमंडल की पार्टी में जबरदस्त फूट हो गई है। ताजी खबर के मुताबिक करीब 35 आमदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार के साथ चले गए हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि कई आमदार जो है वापिस आ जाएंगे शरद पवार के पास। कई आमदार ये भी कह रहे हैं कि कल जो हुआ, जिसमें अजीत पवार और एनसीपी के कुछ दिग्गज नेता लोग सरकार में शामिल होने वाले हैं या वो शपथ लेने जा रहे हैं, इसकी कल्पना उनको नहीं दी गई। कुछ आमदार ये भी कह रहे हैं जिस कागज पर उनके हस्ताक्षर लिए गए, उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि आखिर वो हस्ताक्षर क्यों लिए जा रहे हैं और कहां उसका इस्तेमाल होने वाला है। खैर, जो भी हो, कल से जो एक चर्चाओं का सिलसिला और विश्लेषणों का सिलसिला, चाहे वो राजकीय क्षेत्र में हो, चाहे वो पत्रकार जगत में हो, चाहे वो आम जो आदमी है उसका सवाल हो या राजकीय पार्टियों का सवाल हो, कल से पूरा वातावरण मानो महाराष्ट्र की ही राजनीति पर पूरा देश चर्चा कर रहा है। ये एक अलग बात है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 30 तारीख को जिस महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग, जो अब मौत का महामार्ग बन गया है, 30 तारीख को एक बस उलट जाती है, जल जाती है, और जिसमें करीब 26 लोग जलकर कोयले की तरह जलकर राख हो जाते हैं। इस घटना ने जहां पूरे महाराष्ट्र को क्षुब्ध कर दिया है, शोक में पूरे राज्य में एक शोक की लहर, कितनी दर्दनाक वो मौत होगी कि जब लोग सोए हो, बस उलट जाए और 10 मिनट के अंदर सारे लोग जल के खाक हो जाए, बचने का कोई रास्ता ना हो। लेकिन सत्ता देश की आजादी के बाद 75 साल के बाद, 75 साल की लोकशाही के गर्भ से कितना अमानवीय, असंवेदनशील सत्ता का निर्माण हुआ है, इसकी कल्पना हम सबको, देशवासियों को 2 तारीख के दिन महाराष्ट्र की सरकार, जिसको हम ईडी की सरकार कहते हैं, ईडी का मतलब एकनाथ, ई फॉर एकनाथ और डी फॉर देवेंद्र। एकनाथ वो जो शिवसेना की विधायक मंडल को तोड़े और तमाम सूरत से लेकर तो असम की यात्रा करने के बाद वो मुख्यमंत्री बने। और डी का मतलब देवेंद्र, जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के उप मुख्यमंत्री और 2 तारीख से उप मुख्यमंत्री के भी आधे उप मुख्यमंत्री,
इनकी सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 9 आमदारों ने जो है शपथ, मंत्री पद की शपथ ली, और जिसमें एक और आधा उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार ने शपथ ली। मतलब 48 घंटे में ही राज्यकर्ता सत्ता के नशे में चूर, सत्ताधारी, सत्ता की ही राजनीति करने वाले नेता कितने अमानवीय, असंवेदनशील हो सकते हैं कि जब बस में 26 लोग मारे जाते हैं, मारे जाने वालों की शिनाख्त इसलिए नहीं हो पा रही है कि वो जल गए हैं, राख हो गए हैं, उनके रिश्तेदार आंसू बहा रहे हैं, लेकिन सत्ताधारियों के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। उन्हें सत्ता की मस्ती में इतने वो चूर है कि उन्हें कोई लेना देना नहीं, लोग मरे ना मरे। खैर, ये तो घटना कल हो गई, और उसके बाद जो चर्चाएं हो रही है, चर्चाएं 2 प्रकार की हो रही है। एक कि शरद पवार जो है, क्या शरद पवार अपने उम्र के उस पड़ाव में है जब वो 84 साल के हो गए हैं, तो क्या शरद पवार उनकी पकड़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में खत्म हो गई, या उनका राजकीय जो खेल है या राजकीय जीवन का जो है एक प्रकार से अस्त हो गया है। अब शरद पवार वो शरद पवार नहीं जिनके जबान पर पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर लोग उन पे विश्वास करते रहे, उनके कहे के बाहर कोई जाता नहीं था। लेकिन अब वो शरद पवार को लेकर एक चर्चा चल रही है कि अब शरद पवार जो है वो नहीं रहेंगे। दूसरी चर्चा जो हो रही है वो ये हो रही है कि क्या ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो फूट हुई है, इसमें शरद पवार का भी कोई सहमति है या नहीं है, इस प्रकार की एक चर्चा यहां हो रही है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, वो ये कि 42 साल के शरद पवार से लेके तो 84 साल के शरद पवार, ये जो लंबा सफर में आखिर शरद पवार ने जिस प्रकार के बीज बोए हैं, उस बीज से जो फल लगने वाले थे वो यही फल लगने वाले थे जो अजीत पवार के रूप में, प्रफुल्ल पटेल के रूप में सामने आया है। इसमें कोई शक नहीं। जहां तक व्यक्तिगत स्तर पे या व्यक्तिगत सवाल जहां तक शरद पवार का है, वो निश्चित तौर पे वो एक प्रगतिशील विचारों को मानने वाले व्यक्तिगत स्तर पे ऐसे राजनेता है। इसमें कोई शक नहीं कि शरद पवार धर्मनिरपेक्षता के कंधे समर्थक है, उन मूल्यों पे उनका विश्वास है। इसमें कोई शक नहीं कि शरद पवार, उनको इस देश का संविधान मान्य है। लेकिन यह भी इतनी ही सच्चाई है कि शरद पवार अपनी पूरे राजकीय कार्यकाल में उन्होंने विचारों की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इसके लिए हम देखते हैं
कि शरद पवार का कांग्रेस में रहना हो, कांग्रेस से बाहर जाने का सवाल हो, फिर कांग्रेस में शामिल होने का सवाल हो, फिर राष्ट्रवादी बनाने का सवाल हो, फिर बीजेपी शिवसेना को बाहर से समर्थन करने का सवाल हो, या फिर नागालैंड में विपक्ष में रहने के बजाय, जबकि 8 राष्ट्रवादी के जीत के आए थे, बीजेपी के खिलाफ जीत के आए थे, लेकिन सत्ता में वो शामिल हो गए, बिन शर्त समर्थन दे दिए। तो ये जो पूरा खेल है शरद पवार का, ये बहुत ही, जिसको कहते हैं कि किसी के भी जीवन में इतना विसंगतियों का, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी जिसको अपन कहते हैं, कि जो आदमी व्यक्तिगत स्तर पर प्रगतिशील हो, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाला हो, लोकशाही पे विश्वास हो, संविधान पे जिसका अटूट विश्वास हो, वो व्यक्ति राजनीति में वैचारिक भूमिका नहीं लेता है, वैचारिक संघर्ष नहीं करता है। पूरी राजकीय बैठक शरद पवार की वो महज सत्ता में अंदर रहे या सत्ता के इर्द गिर्द रहने की राजनीति रही है। इसलिए उनके लिए बहुत आसान हो जाता था कि दूर वैचारिक मतभेद रखने वाले पार्टियों के साथ भी वो अपनी आसानी से भूमिका को स्पष्ट कर देते हैं। जब वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये भी कह देते हैं कि देश के विकास के लिए हम जा रहे हैं। तो शरद पवार, जिन्होंने जिंदगी भर अवसरवादिता का काम किया है, शरद पवार इस देश के भांडवलदारों के वो प्रतिनिधि है। ये कैसा इत्तेफाक हो सकता है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अदानी के वो तमाम उनका जो खेल है, एक्सपोज करने वाला अहवाल जब सामने आ जाता है, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगता है, संसद के पटल पर अडानी को लेकर चर्चा होती है, देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलता है, लेकिन अडानी को इतना आत्मविश्वास कि अगर इस देश के अंदर इतने गहमा गहमी जो बहस चल रही है और इस प्रकार का एक ऐसा रिपोर्ट आ गया है जिससे जो है कि वो पहले नंबर के पायदान से एकदम अडानी 100 पार कर गए, नीचे आ गए, और जब देश में पूरा माहौल बना है तो अडानी को ये विश्वास कि अगर वो किसी से मिल सकते हैं वो शरद पवार से मिल सकते हैं। और शरद पवार एकमात्र ऐसा राजनेता जो आज सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद, विपक्ष में रहने के बावजूद, पूरा विपक्ष अडानी और मोदी के संबंधों पे सवाल खड़ा कर रहा हो, वही अडानी, वही शरद पवार दोनों मुलाकात लेते हैं। एक बार नहीं, 3-3 बार मुलाकात करते हैं पिछले 1.5-2 महीनों के भीतर। ये दिखाता है कि शरद पवार जो है वो इस देश के भांडवलदारों के ऐसे दोस्त है जिस पर भांडवलदारों को भी पूरा विश्वास है। और जब हमने ये भी देखा कि अजीत पवार जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बातें चल रही थी, यही वो अजीत पवार थे जो सुबह सुबह जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेते हैं उप मुख्यमंत्री की, और बहुत दिनों के बाद ये चर्चा सामने आती है। वार पलटवार देवेंद्र फडणवीस शरद पवार की जुगलबंदी में एक बात जो स्पष्ट हो जाती है, वो स्पष्ट ये हो जाती है
कि शपथ लेने का फैसला शरद पवार के मौजूदगी में लिया जाता है। और शरद पवार भी कितने खुलकर बोल देते हैं, लेकिन 2 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि ये निर्णय नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो रोकते भी नहीं है। और उसके बाद वो फील्डिंग लगाते हैं और पूरी पार्टी को इकट्ठा कर लेते हैं। और वहां पर फिर जो है कि अजीत पवार को फिर इस्तीफा दे देना पड़ता है, ये कहते हुए दे देना पड़ता है कि देवेंद्र भाऊ, मैं समर्थन जुटा नहीं पाया हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और उसके बाद जब 25 साल में प्रवेश करती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और उसके पहले राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट आ जाती है और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में पोस्टर लग जाता है कि वादे का पक्का अजीत दादा मुख्यमंत्री। अजीत दादा बोल रहे हैं कि मेरे को मुख्यमंत्री बनना है। वो होर्डिंग्स लग जाती है। कहीं ना कहीं शरद पवार को लगा कि पार्टी के विधायक दल में भगदड़ मच सकती है, तो वही शरद पवार है जो इस्तीफे की बात कर देते हैं। और वही इस्तीफे के बाद जब माहौल बन जाता है तो फिर अजीत पवार को लगता है कि यह समय अभी बराबर नहीं है विद्रोह करने का। लेकिन जब दिल्ली में 24 साल पार्टी के स्थापना के बाद 25वें साल में प्रवेश करने को लेकर जो कार्यक्रम होता है दिल्ली में, और उस कार्यक्रम में शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक उस सारा अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ संगठनात्मक निर्णय लिए और उस निर्णय के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल और अपनी कन्या पुत्री को उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया। सुप्रिया 2 उपाध्यक्ष बन गए। सुप्रिया को उन्होंने महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी दे दी। सुप्रिया को उन्होंने आने वाले आगामी चुनाव जो होने जा रहे हैं 24 में, तो उस इलेक्शन कमेटी की भी प्रमुख बना दिए। और कहीं ना कहीं अजीत पवार को ऐसा लगा कि ये सारा मामला अब शरद पवार जो है अपनी सल्तनत अपनी बेटी को देने जा रहे हैं। और तुरंत उसके बाद महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम जब होता है तो उस कार्यक्रम में अजीत पवार खुल के बोल देते हैं कि मुझे अब संगठन की जिम्मेदारी दीजिए और फिर करिश्मा देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मैं कहां लेके जाता हूं। अब जब महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की अवस्था ना इधर की ना उधर की होते जा रही है, और जहां शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ साबित हो रहे हैं, ऐसे ही माहौल में अडानी का भी दौरा महाराष्ट्र में होता है। सिल्वर ओक में वो जाते हैं और फिर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में यह फैसला हो जाता है कि अब हमको सरकार में शामिल होना है। क्यों? क्योंकि भोपाल में प्रधान सेवक ने जो भाषण किया, नरेंद्र मोदी ने चुनाव मध्य प्रदेश का, जिस मध्य प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोई उपस्थिति नहीं है, जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी पे भ्रष्टाचार के सवाल कटघरे में खड़ी है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर
लगा दिए हैं कि 50% कमीशन लगता है। ऐसे मध्य प्रदेश बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एनसीपी और एनसीपी के नेताओं की भ्रष्टाचार की चर्चा किए, तो उन्होंने छाती पे हाथ था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, एक एक को जेल भेज दूंगा। इस इशारे पर जो है इतना बड़ा कदम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर हो जाता है। और एक अच्छी बात कि तमाम लोग शरद पवार से मिलते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, और शरद पवार उनको आशीर्वाद देते हैं, रोकते किसी को नहीं है। मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि जो कुछ महाराष्ट्र के एनसीपी में 2 जून, ये कोई आश्चर्य की बात और ना ही जो है उनको कोई आश्चर्य की बात नहीं, और ना ही जो अजीत पवार ने किया वो शरद पवार के मूल्यों के विपरीत जाके किया, ऐसा नहीं। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और तमाम लोगों ने जो सरकार में शामिल होने की भूमिका ली, ये और कुछ नहीं, पिछले 50 साल शरद पवार ने राजनीति में जिन मूल्यों को स्थापित किया, व्यवहार को उन्होंने निभाया, और जिस रास्ते पे सत्ता के राजकारण में विचारधारा को बाजू में रखकर समय समय पर जिसको बोलते हैं अपनी कन्विते हुए उन्होंने जितने हैं, उसी रास्ते पर जो है अजीत पवार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए कोई और नहीं, पवार स्वयं, भले वो देश के बड़े नेता हो सकते हैं, कद्दावर नेता हो सकते हैं, ये जो राजनीति में जो गिरावट आके, इसलिए पवार स्वयं जिम्मेदार। इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेल कोई नहीं है। ये अलग बात है कि शरद पवार की ये जो रणनीति है कि अपने लोगों को सुना, लोकप्रियता और विश्वासार्हता के आधार जो है जन के भी बीच में जाकर राजनीति में अपने आप को बनाए रखना, पवार की दोहरी नीति है। नीति पे ही वो हर समय चलते रहे हैं। इसके लिए कल जब 2 तारीख को एनसीपी विधायक दल टूटा, तो शरद पवार ने कहा कि कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, ना मैं कोई और लड़ाई लड़ूंगा, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और कल से मैं जनता के बीच आऊं। मतलब आज 3 तारीख, आज फिर वो सातारा से अपना काम शुरू कर दिए हैं, और चर्चाएं आ रही है कि जबरदस्त भीड़। तो मतलब शरद पवार जो है वो अपने लोगों को सत्ता में भी रखना जानते हैं, और राजनीति में भी बने रहना जानते हैं। यही हो शरद पवार का खेल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए